तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना वर्चुअल मशीन का जो हाई अवेलेबिलिटी फीचर है उसके साथ साथ स्केलिंग फीचर को लेकर चर्चा किए थे। तो अपेरेंटली अपना जो कंप्यूटिंग रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का जो कंप्यूटिंग सेक्शन है उसका एक हिस्सा खत्म हुआ, क्योंकि कंप्यूटिंग में दो पार्ट होते हैं, एक है वर्चुअल मशीन और एक है कंटेनर। कंटेनर हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है, कंटेनर हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। तो आज चलो एक नया सर्विस को लेकर चर्चा करते हैं, दैट इज द स्टोरेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का और एक पिलर है द स्टोरेज सर्विस। तो आज हम लोग स्टोरेज को लेकर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज हमको बोलो थोड़ा, ये जो टर्म इस्तेमाल होता है ना स्टोरेज, व्हाट इज अ स्टोरेज? स्टोरेज क्या होते हैं? व्हाट इज अ स्टोरेज? इट्स एन ओपन क्वेश्चन, एनीवन कैन आंसर। व्हाट इज स्टोरेज? हु कैन गिव द आंसर? चलो देखते हैं। सिंपल सा सवाल, व्हाट इज स्टोरेज? संचित बोल रहा है टाइप ऑफ सर्विस। अच्छा, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आई एम लिविंग इट। যেখানে যেখানে আমরা স্টোর করতে পারি। You mean to say a device where normally data gets stored? Upen? Yes sir. A device where the data gets stored. Yes sir. अभिजीत बोल रहा है which can store data. स्टोरेज का मतलब which can store data. अच्छा, हाँ संतोष স্যার, बोलो। যেখানে যেখানে স্টোর হচ্ছে, মানে যেখান থেকে কোনো ডেটা স্টোর করার জন্য স্পেস দেওয়া হচ্ছে বা কোনো একটা স্পেস যেখানে ডেটাটা Sir, স্টোর হবে। storage is a service. स्टोरेज इज अ सर्विस। अच्छा, संचित ने भी बोले थे स्टोरेज इज अ सर्विस, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? But we can store any data, any asynchronous data, any synchronous data, any data, relational, non-relational, अच्छा no matter. अच्छा, anything from anybody else? Bhaskar, what do you mean by storage? It is a kind of service actually, which provides which can store any kind of data. So storage is where data is permanently kept on your computer or server. अच्छा चलो, डेफिनेशन अब हम बोलते हैं, ठीक है, अब डेफिनेशन को हम बोलते हैं, ठीक है, डेफिनेशन को चलो अब हम बोलते हैं। कृष्णा, तुम इसमें क्या कर रहे हो? कृष्ण मोहन, तुम इस बैच में क्या कर रहे हो? अच्छा, गलती से लॉगिन कर लिए थे। अच्छा, सही बोले, स्टोरेज इज बेसिकली अ सर्विस। बिल्कुल सही बोले, स्टोरेज इज बेसिकली अ सर्विस जिसके जरिए हम लोग अपना जो डिजिटल डेटा है, ठीक है, उसको थ्रू सम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी अपना जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो स्टोरेज इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सर्विस जिसके जरिए अपना जो डिजिटल डेटा है उस डिजिटल डेटा को हम लोग थ्रू द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी
डिजिटल डेटा को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मेनली बेस्ड ऑन एज़्योर स्टोरेज सर्विस। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन एज़्योर स्टोरेज सर्विस, एज़्योर स्टोरेज सर्विस। तो व्हाट इज एज़्योर स्टोरेज सर्विस? अगर हम डेफिनेशन देखें, वैसे देखो यहाँ पे तो मैंने इंट्रोडक्शन टू एज़्योर स्टोरेज खोल के रखे हैं। ठीक है, तो वेयर दे हैव गिवन अस द डेफिनेशन, तो मैंने इसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे उठा के रखे हैं। व्हाट इज एज़्योर स्टोरेज? तो ये बता रहे हैं कि एज़्योर स्टोरेज इज द माइक्रोसॉफ्ट मैनेज क्लाउड सर्विस, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज जो कि हाईली अवेलेबल है, जो कि सिक्योर भी है, ड्यूरेबल है, स्केलेबल है और साथ साथ रिडंडेंट भी है। चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, लॉग हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो या सेंसर डेटा हो फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ आईओटी एरे, तो डेटा उसे स्टोर होना चाहिए इन ए वे दैट कैन बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनालिसिस पर्पस। और एज़्योर स्टोरेज जो है, दे प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर ईच वन ऑफ दिस पॉसिबल यूज केस। तो सीधा बोले तो डेटा को स्टोर करने के लिए अगर मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म से ऐसा कोई स्टोरेज सर्विस मांगता हूं जहां पे मैं हर अलग अलग किस्म का डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, तो एज़्योर स्टोरेज इज द सर्विस दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर? तो यही वाला डेफिनेशन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का साइट में जाए तो वो लोग लिखे, हाँ थोड़ा सा इधर उधर लगा के, Azure Storage Platform is the Microsoft Cloud Storage solution for modern data storage scenario, and Azure Storage offer highly available, massively scalable, durable and secure storage for varieties of data object in the cloud. तो what are the benefits of the Azure Storage? Azure Storage से अगर हम उसका स्टोरेज सर्विस को ले, ठीक है, Azure से अगर हम उसका स्टोरेज सर्विस को ले तो उसका बेनिफिट क्या है? देखो, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज या सम ऑफ द बेनिफिट। एक तो ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज, क्योंकि redundancy ensure that our data is safe in the event of the transient hardware failure, and we can also opt to replicate the data across data center or geographical region for additional protection from local catastrophes or natural disaster. Data they are replicated in this way remain highly available in the event of unexpected outage. मतलब क्या है कि एज़्योर प्लेटफॉर्म में जब हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो एक नहीं मल्टीपल कॉपी ऑफ द डेटा अपने पास रखते हैं। ठीक है, जब एज़्योर प्लेटफॉर्म में से हम लोग उसका स्टोरेज सर्विस को लेते हैं, किस लिए? ताकि हम लोग उसमें डेटा को स्टोर करें, तो वो एक नहीं मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। नंबर 2, इट इज सिक्योर। क्यों? क्योंकि anything that I write into the storage, they automatically get encrypted by the service. ठीक है, and not only that, I can even have the fine-grained control over whom I want to provide the access to my data. और इसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास तरह तरह की साधन है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा बाद में। मगर क्या है कि इट इज हाईली सिक्योर। एक तो जहां पे डेटा स्टोर होगा बाय डिफॉल्ट वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में ही रहेंगे, और साथ साथ एज़्योर प्लेटफॉर्म हमें फाइन ग्रेन कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं ओवर हम किसको डेटा को एक्सेस दे और किस हद तक उसका एक्सेस मैं यूजर को प्रोवाइड करूं। It is scalable. It is scalable.
Azure storage is designed to be massively scalable to meet the data storage and performance need for today's application. ऐसा नहीं कि मेरे को मैनुअली इसका साइज इंक्रीज करना पड़ रहे हैं. Once I create an account, अभी ये अकाउंट क्या है मैं थोड़ा बाद में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है. तो हम इसमें डेटा डालते जाएंगे और ये अपने आप अपना स्टोरेज का साइज बड़ा करते रहेगा. तो इट इज हाईली स्केलेबल एंड नॉट ओनली दैट, इसमें सबसे बड़ा सुविधा है कि इट्स अ मैनेज सर्विस. हमको बैकएंड में इसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसमें मेरा डेटा को एक्सेस मैंने एक्चुअली स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है. ये जो डेटा मैं इसमें स्टोर करके रखता हूं इसको लेके माथापेची करने का कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है. इसको लेके मेरे को कोई माथापेची करने का जरूरत है ही नहीं. अच्छा guys, can you just confirm me whether you have received the access to the account? guys एक बार देख के हमको बताना. तो इन सर ने अभी ने कंफर्म किए कि उन्होंने 330 वाला बैच में अपना एक बार कंफर्म करना प्लीज. ओके, नेक्स्ट इज एक्सेसिबल. नेक्स्ट इज एक्सेसिबल बिकॉज आई कैन यूज द ब्राउजर, ठीक है. मैं ब्राउजर के जरिए दुनिया के किसी भी कोन से जो डेटा स्टोरेज में रखूंगा उसका एक्सेस ले सकता हूं यूजिंग HTTP और नहीं तो HTTPS, ठीक है. तो ये है द बेनिफिट्स, ये है द बेनिफिट्स ऑफ एज़्योर स्टोरेज. एज़्योर स्टोरेज का ये है बेनिफिट. अभी मानो कि मेरे को एज़्योर के जरिए दिया गया जो सर्विस है उसका लाभ उठाना है, तो उसके लिए मेरे को एक अकाउंट ओपन करना है. ये एक अलग सा चीज है, मगर क्या है कि उससे पहले कम से कम ये जानकारी तो ले ले कि एज़्योर स्टोरेज हमें किस किस्म के ऊपर बेस करके अपना परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं. द परफॉर्मेंस टियर ऑफ एज़्योर स्टोरेज सर्विस, द परफॉर्मेंस टियर ऑन एज़्योर स्टोरेज सर्विस. एज़्योर स्टोरेज का जो परफॉर्मेंस टियर है. See, an enterprise deploy performance sensitive cloud native application. So it is application important to have option for cost effective data storage at different performance level. Generally तुम देखोगे Azure storage जो है हमें दो अलग अलग टाइप का परफॉर्मेंस टियर ऑफर करते हैं. उसमें एक आते हैं द स्टैंडर्ड स्टोरेज टियर और एक है द प्रीमियम स्टोरेज टियर. तो दीज आर द टू मेन परफॉर्मेंस टियर जो कि एज़्योर हमें प्रोवाइड करते हैं. और इसके ऊपर बेस करके जब हम लोग एज़्योर से अपना स्टोरेज सर्विस को अवेल करेंगे तो आई नीड टू ओपन एन अकाउंट. अब ये स्टैंडर्ड स्टोरेज टियर क्या है? स्टैंडर्ड स्टोरेज टियर में हम जो स्टोरेज सर्विस को लेंगे दे आर ऑल बैक्ड अप बाय द मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है. यानी कि एज़्योर प्लेटफॉर्म में से मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर मेरा डेटा को स्टोर करके रखा जाएगा. और द स्टैंडर्ड स्टोरेज टियर दे प्रोवाइड द लोएस्ट कॉस्ट पर जीबी, सबसे कम लोएस्ट कॉस्ट पर जीबी इन कंपैरिजन टू द प्रीमियम स्टोरेज टियर. तो ये जो टियर है दे आर बेस्ड फॉर दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशन जहां पे मेरे को इन बल्क डेटा को स्टोर करना है. और सबसे बड़ा बात है कि ये डेटा उतना फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होगा, ठीक है. क्योंकि इफ वी मेक ए कंपैरिजन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द SSD एंड मैग्नेटिक डिस्क, तो SSD दे प्रोवाइड बेटर IOPS. ये जो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन जो है पर सेकंड फंक्शन, ऑब्वियसली SSD हमको ज्यादा बेहतर देते हैं. तो
बेटर आयोप्स चाहिए, लो लेटेंसी चाहिए, तो आई शुड नॉट गो फॉर द स्टैंडर्ड स्टोरेज टियर, मेरे को प्रीमियम स्टोरेज टियर ही लेना है, क्योंकि प्रीमियम स्टोरेज टियर दे आर ऑल बैक्ड बाय द सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड दे ऑफर अ कंसिस्टेंट लो लेटेंसी परफॉर्मेंस। जनरली तुम देखोगे ये जो प्रीमियम स्टोरेज टियर है, इसे हम वर्चुअल मशीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन यूज देम फॉर द वर्चुअल मशीन, और ये बेसिकली बेस्ड फॉर द आईओ इंटेंसिव एप्लीकेशन जैसे डेटाबेस, ठीक है। एडिशनली जो वर्चुअल मशीन होते हैं दैट यूज द प्रीमियम स्टोरेज फॉर ऑल द डिस्क्स which automatically gets qualified for 99.9% of service level agreement, ठीक है। वर्चुअल मशीन में हम लोग जब कोई हार्ड डिस्क एडिशनल डिस्क अटैच करते हैं, ठीक है, एडिशनल डिस्क को अटैच करते हैं, तो तुम देखोगे उसमें वी हैव द प्रोविजन फॉर प्रीमियम स्टोरेज, है ना, याद है ना कि एज्योर डिस्क टाइप, उसमें मेरे को अल्ट्रा डिस्क मिलते हैं, देन स्टैंडर्ड स्टोरेज वर्जन 2 मिलते हैं, प्रीमियम स्टोरेज वर्जन 2, देन प्रीमियम स्टोरेज और स्टैंडर्ड स्टोरेज एसएसडी, ये जो मिलते हैं दे ऑल गेट बिल्ड ऑन द एसएसडी। और अगर हम लोग प्रीमियम स्टोरेज टीआर को चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वी बिकम एलिजिबल फॉर अ 99.9% ऑफ द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इवन अगर हम लोग कोई अवेलेबिलिटी सेट का फायदा नहीं लिए, फिर भी द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मी 99.9% ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये जो परफॉर्मेंस टीआर जो हम लोग चुनेंगे while we are going to create the Azure storage account, ठीक है, स्टोरेज अकाउंट को बनाते वक्त ये जो परफॉर्मेंस टीआर हम लोग चुनेंगे, डिसीजन सबसे पहले ही लेना है, क्योंकि एक बार बन गए मतलब बन गए, आई कैन नॉट चेंज इट। इसलिए तुम देखोगे कंपनियां जब अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि अकाउंट को बनाते वक्त हमको डिफाइन करना पड़ते हैं कि मेरे को कौन सा परफॉर्मेंस टीआर चाहिए। अब देखोगे एक ही ऑर्गेनाइजेशन दे हैव मल्टीपल काइंड ऑफ स्टोरेज अकाउंट बेस्ड ऑन वेरियस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टीआर। देखो काफी टाइम से मैं स्टोरेज अकाउंट स्टोरेज अकाउंट स्टोरेज अकाउंट ये टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके जा रहा हूं। तो ये स्टोरेज अकाउंट होते क्या है, व्हाट इज अ स्टोरेज अकाउंट? सीधा बात बोले तो ये एक किस्म का कंटेनर है जिसमें वी कैन बाइंड द सेट ऑफ द एज़्योर स्टोरेज सर्विसेज टुगेदर। जो एज़्योर स्टोरेज हमको जो अलग अलग टाइप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको बाइंड करने के लिए जो कंटेनर है उसी को ही हम लोग बोलते हैं द स्टोरेज अकाउंट। A storage account is mainly the access point to all the elements that compose the Azure storage realm. So once the user create the storage account, then I can select the level of resiliency that is needed. Resiliency मतलब resilience का मतलब क्या है? What is the dictionary meaning of resilience? Can anyone help me to find out what is the meaning of resilience? डिक्शनरी मतलब क्या है? क्या कोई डिक्शनरी देख के मेरे को बताएगा रेजिलियंस का मतलब क्या है? What is the meaning of resilience? क्या बता रहा है? अगर हम लोग नेटवर्क सर्च करें तो उसमें से रेजिलियंस का मतलब क्या निकला है?
क्या लिखे हैं अभिजीत? It is not exactly elasticity, you know. Resilience का मतलब है कि how far I can withstand. ठीक है, withstand, resilience, withstand, हम लोग कितने हद तक कोई प्रॉब्लम को withstand कर सकते हैं, ठीक है, withstand करना, तो रेजिलियंसी, तो हाई लेवल ऑफ रेजिलियंसी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। नाउ इफ आई क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट, अगर हम एक स्टोरेज अकाउंट को बनाते हैं तो हमको अगेंस्ट अ स्टोरेज अकाउंट आई गेट ए कैपेबिलिटी टू स्टोर अप टू 500 टेराबाइट ऑफ डेटा, ठीक है। एक एक स्टोरेज अकाउंट, against that storage account they will provide me the capability to store up to 500 terabyte of data। 500 टेराबाइट ऑफ डेटा हम लोग एक एक स्टोरेज अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। और लाइकवाइज एनी अदर सर्विस जो कि एज्योर हमें प्रोवाइड करते हैं, आई कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। अब एक बार चलो देखते हैं एज अ सर्विस, एज्योर स्टोरेज हमें क्या क्या डेटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा सर्विस दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय एज्योर। एज्योर एज अ स्टोरेज हमें क्या क्या डेटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एज्योर स्टोरेज प्लेटफॉर्म हमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये जो मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा सर्विस है, दे आर बीन डिजाइन्ड फॉर कीपिंग इन माइंड वेरियस काइंड ऑफ क्या बोले, वेरियस काइंड ऑफ डेटा टाइप, वेरियस काइंड ऑफ डेटा टाइप, उसको नजर रखते हुए दे हैव प्रोवाइडेड मी द सर्विस। जैसे सबसे पहले आते हैं एज्योर ब्लॉब। एज्योर ब्लॉब सबसे पहले आते हैं। एज्योर ब्लॉब क्या है? ये एक ऐसा डेटा सर्विस है जो कि डिजाइन किए गए फॉर स्टोरिंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड है। अच्छा, एक चीज हम बोले डिस्कस करने से पहले, जब हम लोग डेटा को लेके बात कर रहे हैं, मेरे को याद नहीं है मैंने ये टर्म लास्ट क्लास में इस्तेमाल किए थे या नहीं, पता नहीं मेरे को, फिर भी मैं नोटपैड ओपन करके लिखता हूं। देखो, डेटा टाइप, स्टोरेज का काम है डेटा को स्टोर करना, है ना, स्टोरेज का काम है डेटा को स्टोर करना। वेरियस काइंड ऑफ डेटा दे नॉर्मली गेट स्टोर्ड इन द स्टोरेज। तो अगर हम डेटा का बात करें तो हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा दैट वी कैन हैव, टाइप ऑफ डेटा, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि ज्यादातर डेटाबेस में तुम देखोगे इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि ज्यादातर डेटाबेस में इस्तेमाल होते हैं, they normally get used in the database because they have a specific kind of schema, उसको follow करके the data are being stored. Normally they use the concept of tables and rows, ठीक है, tables and rows, उसमें डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि किसी भी किस्म का स्कीमा को फॉलो करते नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे txt फाइल, डॉक फाइल, स्प्रेडशीट, ये कोई पर्टिकुलर स्कीमा यानी कि रूल को फॉलो करके बनते नहीं है,
ये कोई पर्टिकुलर स्टाइल या फॉर्मेट को फॉलो करके बनते नहीं हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर बीन कॉल्ड एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इवन वी ऑल्सो हैव वन मोर काइंड ऑफ डेटा जिसको बोलते हैं सेमी semi-structured data. They are called semi-structured data. Semi-structured data थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है मगर कोई स्पेसिफिक स्कीमा को फॉलो करके बनते नहीं है. जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि डेटाबेस में, देखो डेटाबेस में जब हम लोग डेटा को रखते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को ही फॉलो करके उसमें डेटा को स्टोर करके रखते हैं ना. मगर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्ड होने के बावजूद भी कोई स्पेसिफिक स्कीमा यानी कि रूल को फॉलो नहीं करते. तो ये है 3 अलग अलग टाइप का डेटा जो कि हम नॉर्मली किसी भी किस्म का स्टोरेज में रखते हैं. अब रहा सवाल कि ब्लॉब स्टोरेज. ब्लॉब का फुल फॉर्मेट है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट. बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट. और ये जो स्टोरेज सर्विस है they are mainly designed for storing a massively scalable object store for the text and binary data. यानी कि किसी भी किस्म का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मेरे को क्लाउड में स्टोर करना हो, जैसे हमारा नॉर्मल हार्ड डिस्क में हम किसी भी किस्म का फाइल रख सकते हैं, वैसे ही अगर मेरे को क्लाउड में भी एक स्टोरेज चाहिए जहां पे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो आई कैन थिंक अबाउट एज़्योर ब्लॉब. एज़्योर ब्लॉब जनरली तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए डिजाइन किए गए, मगर इफ आई विश आई कैन इवन स्टोर द स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑल्सो. अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड दोनों ही टाइप का डेटा हम लोग इसमें रख सकते हैं. देन यू हैव Azure Files. Azure File, it is basically a managed file share for the cloud or on-premises deployment. अगर हमें एक फाइल सर्वर चाहिए जहां से हम अपना फाइलों को ओवर द नेटवर्क शेयर करेंगे, बट आई डू नॉट वांट टू टेक द बोदरेशन ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द फाइल सर्वर, तो आई कैन थिंक अबाउट Azure File. Azure File हमें एग्जैक्टली वही फंक्शन, वही फीचर देते हैं जो कि हमें एक फाइल सर्वर प्रोवाइड करते हैं. फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें the service is a managed service. The service is a managed service. Then you have Azure Elastic SAN. ये फिलहाल अभी पूरा लॉन्च हुए नहीं, they are in evaluation यानी कि प्रीव्यू मोड में है. ये मेनली एक fully integrated solution that can simplify the deployment, scale, manage and configuring the SAN in Azure. SAN. What is SAN? Who can tell me? Who can tell me what is SAN? Who can tell me what is SAN? It's a storage area network. Very good. Storage area. Wow. कहाँ गए भाई ये? Storage area नेटवर्क. तुम देखोगे जब हम लोग स्टोरेज को लेके बात करते हैं, स्टोरेज एज अ सर्विस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिवाइस, एज अ सर्विस, हमें 3 अलग अलग टाइप का स्टोरेज मिलते हैं ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट में. एक डायरेक्टली एट अ स्टोरेज. ठीक है, ये जो स्टोरेज सॉल्यूशन है इसमें क्या है कि द स्टोरेज डिवाइसेस दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सिस्टम. आम है, कॉमन है, क्योंकि लैपटॉप में देखो, डेस्कटॉप में देखो, ये जो डिवाइस जहां पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मशीन.
और एक मशीन में वो जो स्टोरेज डिवाइस है उसको सिर्फ एक ही मशीन से एक्सेस किया जा सकता है। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उस मशीन को सिर्फ एक ही सिस्टम से एक्सेस किया जा सकता है। अब सर्वर और क्लाइंट के ऊपर बेस करके यू कैन हैव एन इंटरनल डैश और यू कैन हैव एक्सटर्नल डैश। जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस अपना कंप्यूटर सिस्टम के भीतर ही रहते हैं, है ना। और सर्वर सिस्टम में ज्यादातर, स्पेशली अगर हम अपना डेटा सेंटर का बात करें, उसमें तो एक एक रैक में हमें काफी सारे ब्लेड सर्वर या रैक सर्वर मिलते हैं, मगर कोई भी सर्वर के भीतर उसका अपना स्टोरेज डिवाइस मौजूद नहीं होते हैं। उसे अलग से रखा जाता है एंड थ्रू द SCSI एरे हम लोग उसको एक्सटर्नल रैक से एक्सेस करते हैं। सो दे आर एक्चुअली बीन डिफाइंड एज एक्सटर्नल डैश। मगर क्या है, जिसके साथ जिस सर्वर को एसोसिएट किया गया वो स्टोरेज उसी सर्वर से ही एक्सेसिबल होते हैं। वन डिवाइस कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डैश, directly attached storage. Then we have this, sorry, what is it? नाम तो सुने ही होंगे। Network attached storage. वेरी गुड। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ये नाम ही बता रहे हैं कि ये एक ऐसा किस्म का स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम कोई मशीन में नहीं बल्कि नेटवर्क में अटैच करते हैं। मशीन पे नहीं, नेटवर्क में अटैच करते हैं। एंड इट एक्चुअली अपीयर्स एज अ रिमोट फाइल सिस्टम। It actually appears as a remote file system for each and every system, चाहे उस पे विंडोज चलाए, लिनक्स चलाए, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए। अब ये जो डैश है, अपना सर्वर से जब डैश में हमको डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है तो दे नॉर्मली गेट ट्रांसफर्ड एज अ ब्लॉक, whereas in a NAS they normally get transferred as a file. So a file based storage, block बेस स्टोरेज, ये बेसिकली एक ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है और NAS ये बेसिकली एक फाइल बेस्ड स्टोरेज है। तो ये SAN क्या है? देखो, SAN एक स्पेशल काइंड ऑफ नेटवर्क है। हालांकि इसको हम स्टोरेज की दायरे में ही लाते हैं, बट इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ नेटवर्क, इज अ कंसोलिडेटेड नेटवर्क ऑफ और हाई स्पीड consolidated network consists of various kind of storages. मल्टीपल स्टोरेज सॉल्यूशन को एकत्रित करके हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, जिस नेटवर्क के साथ हम अपना सर्वर को कनेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनो, ये एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क है जिसमें वी हैव वेरियस काइंड ऑफ स्टोरेजेस, और इसे हम अपना नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं और अपना सर्वर को भी उसी नेटवर्क में ही हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं। हालांकि ये जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो डायरेक्टली अपना सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, मगर नेटवर्क में होने के बावजूद भी जब हम लोग अपना सर्वर से SAN के जरिए जो डेटा दिया जाता है उसमें डेटा को ट्रांसफर करते हैं, दे नॉर्मली गेट ट्रांसफर्ड एज अ block. So it is a remote block based storage solution. Remote block based storage solution. इसका दो टाइप का इंप्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो जनरली तुम देखोगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इफ दे वांट टू रन अ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जहां पे दे नीड द server to be accessed 24 hour, and for that they need a high performance storage solution, they normally go for a SAN. एक मैसिव स्टोरेज हमको प्रोवाइड करता है, मैसिव स्टोरेज,
और उसमें जिस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको बनाया जाता है उसको बोला जाता है फाइबर चैनल सेल। स्पेलिंग थोड़ा सा खतरनाक है, फिब्रे चैनल। फिब्रे चैनल इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी जिसके जरिए सर्वर और स्टोरेज का कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश किया जाता है, मगर वो है हाईली एक्सपेंसिव, प्रोप्राइटरी और सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल में ही उसका इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उसके लिए उसका अलग सा केबलिंग स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सब बनाना पड़ते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली वी हैव iSCSI SAN. iSCSI SAN is an inexpensive alternate solution of the proprietary expensive fiber channel SAN, क्योंकि उसमें हमें कोई अलग से केबलिंग स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत पड़ते है ही नहीं, बल्कि अपना जो इथरनेट नेटवर्क है उसमें जो केबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर इंटरनेट SCSI प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके हम लोग यही कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था मैं ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट के बात की। तो ये जो सॉल्यूशन एज्योर अभी हमें प्रोवाइड करने लगे हैं, हालांकि ये प्रीव्यू मोड में है, इट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन दैट कैन सिंप्लीफाई डिप्लॉइंग, स्केलिंग, मैनेजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अ SAN इन एज्योर। अगर हमको ऐसा ही एक स्टोरेज सॉल्यूशन चाहिए जहां पे हम अलग अलग टाइप का स्टोरेज को एकत्रित करके एक नेटवर्क बनाएंगे, उस नेटवर्क को अपना सर्वरों के साथ भी जोड़ेंगे, तो Azure they provide me the solution in the name of Azure Elastic SAN। क्यों? क्योंकि इसमें I have two benefit। First of all, I'm keeping the data, I'm using a network for storing the data, and moreover the data is not getting stored there as a file, क्योंकि NAS का जो लिमिटेशन है, जो बॉटल नेकिंग का जो लिमिटेशन है, that can be taken care by the SAN solution। क्योंकि SAN में फाइल जाते नहीं है, फाइल में अपना डैश जैसा ब्लॉक ट्रांसफर होते हैं। तो that's why this is actually called the Azure Elastic SAN। Then we have Azure Queue। Azure Queue, it is a messaging store for reliable messaging between the application component। बोले तो जब एक एप्लीकेशन इंटरनली दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और उसके लिए उसको एक छोटा सा डेटा स्टोरेज चाहिए जहां पे वो डेटा रखेंगे जो कि दूसरे एप्लीकेशन आके उठा के ले जाएगा, उसके लिए वी कैन यूज द Azure Queue। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद ये एग्जांपल मैं पहले भी इस्तेमाल किए। मानो कि हमारे पास Azure Blob है जहां पे आई हैव अपलोडेड hundreds of pictures। ठीक है, आई हैव अपलोडेड hundreds of pictures। अब मैं चाहता हूं कि हर एक पिक्चर के लिए उसका एक थंबनेल व्यू बिल्डअप करूं। ठीक है, एक थंबनेल व्यू बिल्डअप करूं। तो what I can do, I can wait for all the pictures to get completed uploading। उसके बाद एक एक पिक्चर को लो और उसमें जाके उसका थंबनेल व्यू को बिल्डअप करूं। So it is a high time consuming function। Alternatively, I can take the advantage of Azure function। Fine, Azure function। Azure function में I can write down a simple code जो कि अपना ब्लॉब स्टोरेज में हर एक इंडिविजुअल इमेज को देखेगा और उसमें से उसका थंबनेल बिल्डअप करेंगे। फिर इस कोड को I can keep it into the Azure Queue storage and then I can build up the Azure function और उसे बोलेंगे तो तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन मैंने उस क्यू स्टोरेज में रखे हैं। जब तुमको हम चलाएंगे तुम उस स्टोरेज में जाओ, वहां से डेटा को पिकअप करो और डेटा को पिकअप करके उसके मुताबिक जो एक्टिविटी तुमको परफॉर्म करना है वो कर लो। मतलब जो 1000 पिक्चर है, एक एक करके पिक्चर के ऊपर ऑटोमेटिकली वो उसका थंबनेल वाला फंक्शन को एक्टिवेट करने वाला कोड को डालेंगे और उसका थंबनेल बनते रहेंगे। देन वी हैव Azure टेबल। ये एक स्पेशल टाइप का स्टोरेज है।
जो कि नॉर्मली हम लोग NoSQL स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। NoSQL ये जो स्टोरेज है वो बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि स्ट्रक्चर्ड है फिर भी किसी भी किस्म का स्कीमा को फॉलो नहीं करते हैं। द स्कीमा लेस स्टोरेज फॉर द स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको NoSQL स्टोर के नाम से जाना जाता है। नाउ Azure प्रोवाइड मी वेरियस काइंड ऑफ डेटाबेस सोल्यूशन। उसमें एक सोल्यूशन है MongoDB और Cosmos DB। तो MongoDB, Cosmos DB, they normally look for a NoSQL store for storing their schema-less structured data. तो उसके लिए I can refer to the Azure table for them. और एकदम एंड में आते हैं Azure Managed Disks। ये जो डेटा डिस्क हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो डेटा डिस्क हम लोग बनाते हैं, तो वो डेटा डिस्क भी दे आर द पार्ट ऑफ द स्टोरेज सर्विस। हालांकि उसके लिए हमें कोई अकाउंट बनाने का जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, तो ये जो डेटा डिस्क हम लोग बनाते हैं ये भी एक स्टोरेज सर्विस ही है। ये भी एक स्टोरेज सर्विस है, हालांकि हम इसके लिए कोई अकाउंट बनाते नहीं है। इट्स अ मैनेज अकाउंट और वहां से हमें ये मैनेज डिस्क मिलते हैं। सो दीज आर बेसिकली द वेरियस काइंड ऑफ डेटा सर्विस दैट वी गेट। ठीक है, अभी सिवाय एज़्योर मैनेज स्टोरेज और किसी भी किस्म का डेटा सर्विस का मैं लाभ उठाना चाहता हूं तो आई नीड टू हैव माय ओन स्टोरेज अकाउंट। अब चलो देखते हैं एज़्योर हमें कितने किस्म का स्टोरेज अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। द टाइप ऑफ द स्टोरेज अकाउंट, याद रखना ये जो स्टोरेज अकाउंट हम लोग बनाते हैं या बनाएंगे, दे आर मेनली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस टियर। They are mainly based on the performance tiers. ठीक है, they are mainly based on the performance tier. So let's see the type of the storage account. तो देखो यहाँ पे I have a small table. I always prefer to use the Microsoft own document. अब कभी कभी क्या है कि ये डॉक्यूमेंट इतना बड़ा होते हैं, शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं अपना खुद का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, और कभी कभी डॉक्यूमेंट खुद ही ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है फॉर एक्सप्लेनिंग, तो मैं सीधा माइक्रोसॉफ्ट का अपना डॉक्यूमेंटेशन को ही क्लास में शेयर करता हूँ। जैसे फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड जनरल पर्पस V2। एक्चुअली अकाउंट का नाम है जनरल पर्पस V2 और ये मेनली स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टीआर के ऊपर बेस करके बनते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस V2, दिस इज द नेम ऑफ द अकाउंट जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टीआर के ऊपर बनाए गए। और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टीआर, एक चीज याद रखना, हमने जितने किस्म के स्टोरेज सर्विस के बारे में बात किए, ऑल आर अवेलेबल ओनली ऑन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टीयर। ठीक है, ये जो जनरल पर्पस V2 अकाउंट जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टीआर के ऊपर बनते हैं, तो जितने 5-6 जितने टाइप का हमने स्टोरेज सर्विस के बारे में बात किए, दे आर ओनली अवेलेबल हियर इन द जनरल पर्पस V2 अकाउंट। जनरल पर्पस V2 अकाउंट हमें ब्लॉब स्टोरेज बनाने को देते हैं, विच कैन इंक्लूड द डेटा लेक स्टोरेज। डेटा लेक जो कि हाई कैपेसिटी डेटा को स्टोर करने में हमको मदद करते हैं। देन इट प्रोवाइड मी द क्यू स्टोरेज, टेबल स्टोरेज, एज़्योर फाइल। अब रहा सवाल द रिडंडेंसी का।
मैंने बोले थे कि एज़्योर में जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, दे प्रोवाइड मी द रिडंडेंसी सर्विस। एक नहीं अनेक डेटा बनते हैं। एज़्योर बाय डिफॉल्ट क्रिएट्स 3 कॉपी ऑफ द डेटा। अब वो 3 कॉपी कैसे कहां रखा जाता है उसके ऊपर बेस करके देखो हमें अलग अलग टाइप का रिडंडेंसी ऑप्शन मिलते हैं। This is referred to locally redundant storage. This is referred to the locally redundant storage. Locally redundant storage में Azure सेम डेटा सेंटर में ही 3 कॉपी ऑफ द सेम डेटा को रखते हैं। सेम डेटा सेंटर में दे कीप 3 डिफरेंट कॉपी ऑफ द डेटा, ताकि एक कॉपी अगर करप्ट हो गए यू स्टिल हैव द अदर 2 कॉपीज जहां से हमको डेटा रिट्रीव होने में सुविधा मिलते हैं। ठीक है। नाउ व्हेन द कॉपीज दे गेट अपडेटेड, दे नॉर्मली गेट रेप्लिकेटेड सिंक्रोनसली। They use synchronous replication mechanism for updating the data. Clear? Then we have geo redundant storage. Geo redundant storage. Geo redundant storage में जिस डेटा सेंटर में मैंने डेटा को रखे है उसमें तो 3 कॉपी है ही, साथ साथ उस पर्टिकुलर रीजियन का जो सेकेंडरी रीजियन है उसमें भी एज़्योर 3 कॉपी ऑफ द डेटा को रखते हैं। एक नहीं 3 कॉपी ऑफ द डेटा को रखा जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दी ताकि आराम से दिखने को मिले। अब इंटरनली दे गेट द डेटा गेट रेप्लिकेटेड सिंक्रोनसली, मतलब अपना प्राइमरी रीजियन में जब 3 कॉपी में डेटा सिंक्रोनाइजेशन होगा उसमें डेटा रेप्लिकेट होगा, वो सिंक्रोनस मोड में होगा। सिमिलरली सेकेंडरी रीजियन पे भी जब ये तीनों कॉपी में डेटा रेप्लिकेट होगा सिंक्रोनसली होंगे, मगर बिटवीन द रीजियन व्हेन द डेटा विल गेट रेप्लिकेटेड वो एसिंक्रोनस मोड में होगा। नॉट इन सिंक्रोनस मोड बट इन एसिंक्रोनस मोड। इसमें एज़्योर हमें 2 ऑप्शन देते हैं, ओनली जीआरएस एंड रीड एक्सेस जीआरएस। ओनली जीआरएस में क्या है कि अगर प्राइमरी रीजियन गए मेरा डेटा सेफ रहेगा मगर मेरे को डेटा का एक्सेस नहीं मिलेंगे। जब फिर मेरा प्राइमरी रीजियन रिट्रीव होगा तो मैं फिर से डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। और रीड एक्सेस जीआरएस में अगर किसी भी कारण मेरा प्राइमरी रीजियन बढ़ गए बट आई विल नॉट लूज द डेटा, आई विल स्टिल कंटिन्यूअसली गेट एक्सेस टू द डेटा। ठीक है, वेयर फ्रॉम द सेकेंडरी रीजन। हालांकि ये रीड ओनली एक्सेस होगा बट स्टिल आई हैव द एक्सेस टू द डेटा। मेरा सेकेंडरी रीजन से मेरे को कंटिन्यूअसली डेटा मिलने लगेंगे। These two are almost available everywhere. These two they are almost available everywhere. तुम कोई भी रीजियन में जाओ, LRS और GRS कहीं पे भी अवेलेबल होंगे। इन दोनों के अलावा I also have one more that is called Zone Redundant Storage या ZRS। ये हमें सिर्फ उसी लोकेशन पे ही मिलेगा जहां पे मेरे को अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट है। एक ही रीजियन में एज़्योर 3 कॉपी ऑफ डेटा रखेंगे। एक ही रीजियन में एज़्योर 3 कॉपी ऑफ डेटा रखेंगे, मगर कैसे? अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। और ये बिटवीन द अवेलेबिलिटी जोन जब डेटा रेप्लिकेट होगा तो दे विल गेट रेप्लिकेटेड इन सिंक्रोनस मोड। ठीक है, दे विल गेट रेप्लिकेटेड इन सिंक्रोनस मोड। नाउ द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड
जियो जोन redundant storage, geo zone redundant storage. This is referred to as geo zone redundant storage. मतलब मेरा प्राइमरी रीजियन में आई हैव द एडवांटेज ऑफ द अवेलेबिलिटी जोन, जहां पे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में हमने एक एक कॉपी ऑफ डेटा को रखे हैं, और फिर उसका जो सेकेंडरी रीजियन है उसका एक ही डेटा सेंटर में 3 कॉपी को रखा गया, तो बिटवीन द रीजियन डेटा रेप्लिकेट होगा सिंक्रोनसली, बट बिटवीन द रीजियन डेटा एसिंक्रोनसली रेप्लिकेट होंगे। और यहां पे भी एक एडिशनल ऑप्शन हमको मिल सकते हैं, दैट इज रीड एक्सेस फॉर GZRS। तो ये जो 4 अलग अलग टाइप का रेप्लिकेशन फंक्शनलिटी, 4 अलग अलग टाइप का जो रेप्लिकेशन फंक्शनलिटी, ये चारों ही हमको जनरल पर्पस V2 अकाउंट से मिल सकते हैं। जनरल पर्पस V2 अकाउंट दे प्रोवाइड मी ऑल, मगर इसमें एक चीज है, व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क विद द फाइल शेयर, blob service, queue service, टेबल, Azure फाइल, तो Azure फाइल के साथ जब हम लोग काम करेंगे, Azure फाइल ओनली सपोर्ट NFS, सॉरी इट ओनली सपोर्ट SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। क्योंकि जब हम लोग नेटवर्क के जरिए फाइल शेयर का बात करते हैं तो लिनक्स प्लेटफॉर्म में NFS का इस्तेमाल होते हैं और विंडोज प्लेटफॉर्म में SMB का इस्तेमाल होते हैं। तो इन जनरल पर्पस V2 अकाउंट, उसके जरिए जब हम लोग Azure फाइल को बनाएंगे, उसमें आई कैन नॉट हैव NFS बेस्ड फाइल शेयर, आई हैव टू ओनली कॉन्फ़िगर SMB बेस्ड फाइल शेयर। देन कम ब्लॉक ब्लॉब, ये बेसिकली प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये बेसिकली प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं ना। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द ब्लॉब सर्विस, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द ब्लॉब सर्विस, ब्लॉक ब्लॉब, ठीक है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द ब्लॉब सर्विस, ब्लॉक ब्लॉब। इट इज अवेलेबल ओनली थ्रू प्रीमियम सर्विस, ठीक है। इसका LRS और GRS ही मिलता है, GRS नहीं मिलते, इसका GRS नहीं मिलते हैं। एक चीज याद रखना, प्रीमियम परफॉर्मेंस टियर में बिटवीन द रीजियन रेप्लिकेशन इज नॉट अलाउड। विद द रीजियन on the same data center or within multiple data center, in case we have the availability zone support, उसमें तो डेटा रेप्लिकेशन अलाउ है, मगर बिटवीन रीजियन रेप्लिकेशन इज नॉट अलाउड इन एनी काइंड ऑफ प्रीमियम परफॉर्मेंस टियर, ठीक है। फिर से देखो Azure फाइल शेयर, तो प्रीमियम फाइल शेयर में, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, मैं ब्लॉक और NFS दोनों ही प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर सकता हूं। और फिर और एक स्पेशल टाइप का ब्लॉब हमको मिलते हैं, वो भी प्रीमियम में, दैट इज कॉल्ड पेज ब्लॉब। और पेज ब्लॉब हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें अनमैनेज डिस्क चाहिए, ठीक है, जब हमें अनमैनेज डिस्क चाहिए। पता है ना, 2 टाइप का डिस्क मिलते हैं, मैनेज डिस्क एंड अनमैनेज डिस्क। तो जब हमें अनमैनेज डिस्क को बनाना हो, उसके लिए आई नीड टू हैव अ प्रीमियम पेज ब्लॉब, प्रीमियम पेज ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट, जहां से वी कैन क्रिएट अ पेज ब्लॉब। ये भी ब्लॉब है बट पेज ब्लॉब, जो कि एक्चुअली मेरे को अनमैनेज डिस्क बनाने में मदद करेगा।
ठीक है। Now when we create a storage account, every storage account they require an identity, क्योंकि मेरा जो सर्विस है, the service will be accessed only through the account name, the service that will be accessed only through the account name. अब इसका एक छोटा सा रूल है, स्टोरेज नेम वो 3 से 24 कैरेक्टर के भीतर कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हैं, और ये लोअर केस से ही बनते हैं, अपर केस नहीं, और इसमें लोअर केस और नंबर के अलावा और कुछ आते नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि जो नाम हम देंगे ना, उसको थ्रू आउट द एज्योर प्लेटफॉर्म यूनिक होना जरूरी है, क्योंकि यही वाला मेरा यूआरएल बिल्ड करेंगे। मैंने बोले थे ना, इट इज एक्सेसिबल ग्लोबली, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो कैसे? थ्रू HTTP। तो अपना जो कंटेंट है, उस कंटेंट का एक्सेस देने के लिए जो यूआरएल बनेगा, वो यूआरएल को भी तो यूनिक होना है ना। तो यूनिक होने के लिए मेरा स्टोरेज अकाउंट का नाम भी यूनिक ही होना है। द एंड पॉइंट दैट बेसिकली डिफाइंस कि जो सर्विसेस है, उस सर्विस को अंडर व्हिच वी विल गेट। देखो, मेनली वी विल बी वर्किंग हियर विद एज़्योर फाइल एंड ब्लॉब। तो ब्लॉब होगा तो जनरली द डोमेन का नाम है core.windows.net। तो ब्लॉब होगा तो मेरा अकाउंट नेम .blob.core.windows.net, इसके दायरे में अपना सारा ब्लॉब सर्विस के साथ जुड़े हुए स्टोरेज आएगा। और अगर एज़्योर फाइल के साथ काम कर रहा हूं तो दैट विल कम अंडर दिस। सो दिस इज द एंड पॉइंट। काफी थ्योरी हो गए, अब चलो अपना अपना अकाउंट को क्रिएट करें। Guys, please log in. Please log in into your Azure account. एक रिसोर्स ग्रुप सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे? मेरा तो एक ही पसंदीदा साइट है, दैट इज नॉर्थ सेंट्रल यूएस। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल यूएस बना दो। वैसे तुम्हें कोई रिसोर्स ग्रुप बनाने का जरूरत नहीं है। शेयर्ड अकाउंट को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी हैविंग द रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। सिर्फ जाके देख लो कौन सा रीजन पे बने हैं, ताकि हम लोग आगे जाके जब रिसोर्स बनाएंगे उसी रीजन पे ही बनाएंगे। ठीक है, मेरा रिसोर्स ग्रुप बन गए। अब मेरे को अपना स्टोरेज अकाउंट बनाना है। क्योंकि मेरे को स्टोरेज अकाउंट बनाने का जो मैनेजमेंट ब्लेड है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं अपना ग्लोबल सर्च में जाऊंगा और वहां पे लिखूंगा स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज द मैनेजमेंट ब्लेड फॉर बिल्डिंग अप द स्टोरेज अकाउंट। क्रिएट में जाओ, और क्रिएट में जाने के बाद थोड़ा सा ये जो विजार्ड ओपन होगा उसके ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ये चुन लिए, रिसोर्स ग्रुप ये खुद चुन लिए, अगर नहीं चुनते तो मेरे को चुनना पड़ता था। उसके बाद तुम एक नाम दो, तुम्हारा स्टोरेज अकाउंट का नाम दो। अच्छा गाइस, डू नॉट यूज द सेम नेम दैट आई एम प्रोवाइडिंग हियर। पता है, तुमको यूनिक नाम देना है, तुम्हें यूनिक नाम देना है। AG Store 0789। ठीक है, ये मैंने अपना नाम दे दी, तुम तुम्हारा कुछ अपना नाम दे दो, मगर जो दोगे यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो यहाँ पे लाल बत्ती के जरिए दिखा दे ये नाम यूनिक नहीं है। अब कहां बनना है? बनना तो है नॉर्थ सेंट्रल यूएस में।
ठीक है, देखो मैंने रीजन चुन ली। अब देखो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा परफॉर्मेंस टियर लेना है, स्टैंडर्ड या प्रीमियम, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा रिडंडेंसी। अभी देखो हमारे पास LRS GRS दोनों ही उपलब्ध है, क्योंकि नॉर्थ सेंट्रल यूएस में कोई जोन सपोर्ट है नहीं, इसलिए ZRS नहीं दिखा रहा है, सिर्फ GRS ही दिखा रहा है। तो ZRS और GRS ये तभी हमको दिखते जब हम अपना रीजन ऐसा चुनता जहां पे अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं प्रीमियम चुन लूं, प्रीमियम में मेरे को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉक ब्लॉक, फाइल शेयर और पेज ब्लॉक। मैं कुछ भी लूं, कुछ भी, देखो यहां पे मेरे को ग्लोबली रिडंडेंसी का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जोन का मिल सकते थे अगर मेरा रीजन में जोन सपोर्ट होते, मगर कोई GRS यानी कि ग्लोबली रिडंडेंट स्टोरेज का कोई फंक्शन हमको यहां से नहीं मिलते हैं। खैर हम क्या चुनेंगे, हम चुनेंगे स्टैंडर्ड, हम चुनेंगे स्टैंडर्ड और रिडंडेंसी को रखेंगे लोकल रिडंडेंट स्टोरेज। इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, मगर इसे चेंज नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस टियर तो चेंज नहीं होता है, रिडंडेंसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद देखो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए बोले, आई विल लीव एवरीथिंग एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, आई विल लीव एवरीथिंग एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, आई विल लीव एवरीथिंग एज अ डिफॉल्ट। यहां पे एक एक्स्ट्रा फीचर है, यहां पे एक एक्स्ट्रा फीचर है। अगर हमें 100 TB का फाइल रखना हो, 100 TB एक सिंगल फाइल का साइज काफी बड़ा होते हैं, तो अगर मेरे को 100 TB वाला साइज फीचर को एक्टिवेट करना हो, देन आई कैन सेलेक्ट दिस वन। मगर इसमें एक चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मैं लार्ज फाइल सपोर्ट को एक्टिवेट करता हूं बाद में, तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और सेकेंडली आई कैन नॉट सिलेक्ट जियो रिडंडेंट स्टोरेज सपोर्ट, क्योंकि बड़ा फाइल होने के कारण वो एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन में उसका 3 कॉपी रखेगा, वो मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन डेटा को ट्रांसफर नहीं करवाएगा। ठीक है, now what is this access tier? Access tier basically define, access tier basically define how frequently the data will be accessed and accordingly I'll be built. जनरली तुम देखो यहाँ पे मेरे को 2 एक्सेस टियर दिखता है। हम जब भी अकाउंट बनाएंगे मेरे को 2 एक्सेस टियर दिखेगा, हॉट और कूल। हॉट के मतलब the data are getting frequently accessed, the data they are getting frequently accessed। इसलिए इसमें एक्सेस करने के लिए हमें जो कॉस्टिंग मिलेगा, देखो स्टोरेज में ना मेरे को इग्रेस और इनग्रेस दोनों के लिए ही चार्ज करना पड़ते हैं। ठीक है, रखने के लिए भी चार्ज है, पढ़ने के लिए भी चार्ज है। तो एक्सेस टियर में ये जो एक्सेस करने के लिए जो चार्ज है, इन कंपैरिजन टू द कूल, दैट इज मच चीपर। मगर डेटा को स्टोर करने वाला प्राइसिंग इज हायर। इन कंपैरिजन कूल में डेटा को स्टोर करने के लिए कॉस्टिंग कम है, मगर डेटा को एक्सेस देने के लिए उसका कॉस्टिंग हाई है। क्योंकि मेनली कूल हम लोग कब लेते हैं, जब आफ्टर अपलोडिंग द डेटा for next 30 days I am not going to access the data,
इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, जो कि एक बार अपलोड होने के बाद एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 30 डेज उसका एक्सेस नहीं होते हैं, उसके लिए ये एक्सेस टियर सूटेबल है. कीपिंग एवरीथिंग एज अ डिफॉल्ट. Networking, can it be accessed over the public internet? This is also keeping as a default. और अगर पब्लिक इंटरनेट के जरिए एक्सेस होगा तो राउटिंग के लिए ये इंटरनेट राउटिंग लेंगे या माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो राउटिंग है उसको इस्तेमाल करेंगे. ऑब्वियसली आई वांट द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल राउटिंग. डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन में देखो दे हैव एक्चुअली केप्ट द सॉफ्ट डिलीट फीचर एनेबल्ड. अब ये सॉफ्ट डिलीट फीचर क्या होता है? सॉफ्ट डिलीट फीचर के मतलब अगर मैंने गलती से डेटा को डिलीट कर दी, इट्स अ काइंड ऑफ रिसाइकल बिन. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ रिसाइकल बिन. डेटा वहां नेक्स्ट 7 डेज तक रह जाएगा. फॉर नेक्स्ट 7 days द डेटा विल रिमेन देयर एंड आफ्टर दैट इट विल गेट परमानेंटली डिलीटेड, सो दैट इन बिटवीन आई कैन रिट्रीव द डिलीटेड डेटा अगर ये एक्सीडेंटल डिलीशन है. और इसमें देखो ये सारे एक्टिव है. ठीक है, here under the access control you have a feature called, sorry, under the tracking section you have something called enable versioning. Enable versioning. ठीक है, I can take the advantage of the versioning. अगर मैं frequently डेटा को अपलोड करता हूं, सेम डेटा बार बार मॉडिफाई होते हैं और मैं उसको अपलोड करता हूं, and I want to get the old data as well as the new data. ठीक है, अभी 5 लाइन था, फिर मैंने 10 लाइन की, फिर 15 लाइन की, तो मेरे को 5 लाइन वाला स्टेट भी चाहिए, 10 लाइन वाला स्टेट भी चाहिए, 15 लाइन वाला स्टेट भी चाहिए. तो आई कैन इनेबल वर्शनिंग. ठीक है, तो आई कैन एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर वर्शन. 5 लाइन वाला वर्शन को एक्टिवेट करो ताकि जब हम डेटा को देखें उसमें 5 लाइन ही देखे. 10 लाइन वाला एक्टिवेट करो ताकि हम जब डेटा देखें 10 लाइन ही देखें. तो ये बाद में भी किया जा सकता है. ये वर्शनिंग फीचर को हम लोग बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं. एंड द लास्ट इन द लिस्ट इज एनक्रिप्शन. देखो बाय डिफॉल्ट इट इज प्रोटेक्टेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ओन एनक्रिप्शन मैकेनिज्म. तो लेट मी कीप एवरीथिंग एज अ डिफॉल्ट एंड नाउ क्लिक ऑन रिव्यू एंड यू विल फाइंड कि एक स्टोरेज अकाउंट अभी बन रहे हैं. वैसे अकाउंट बनने में ज्यादा टाइम लेगा नहीं. देखो अकाउंट, मैं एक चीज बोलूं, ये कोई स्टोरेज नहीं है, ये कंटेनर है. ये कोई स्टोरेज नहीं है, कंटेनर है. जिस कंटेनर के भीतर हम वो जो 4 अलग अलग स्टोरेज सर्विस के बारे में बात किए हैं ना, उन सर्विसों का हम लोग यहाँ से एक्टिवेट करवा सकते हैं. चाहे वो ब्लॉब हो, चाहे वो फाइल शेयर हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो टेबल हो, किसी भी किस्म का सर्विस हम जब लेंगे दैट विल बी एक्सेस थ्रू दिस अकाउंट. बन गए. ठीक है, मेरा स्टोरेज अकाउंट बन गए. अब स्टोरेज अकाउंट बन जाने के बाद चलो इसमें से थोड़ा सा स्टोरेज का एडवांटेज ले. एटलीस्ट सम टाइप ऑफ स्टोरेज सर्विस इसमें एक्टिवेट करें. तो लेट्स स्टार्ट विथ एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज सर्विस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज सर्विस. यहां पे मैं एज़्योर ब्लॉब में क्लिक करता हूं. तो इंट्रोडक्शन टू द एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज. एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज is Microsoft object storage solution for the cloud. You can keep any kind of data here because it is primarily been designed for holding the unstructured data. Unstructured data क्या है? जो कि किसी भी किस्म का
डेटा मॉडल या डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे टेक्स्ट, बाइनरी, ये जो ब्लॉब जो बोलते हैं ना, द बाइनरी लार्ज डेटा, इसमें तुम्हारा पिक्चर आते हैं, इसमें तुम्हारे वीडियो आते हैं, फाइन। तो इट इज बेसिकली ए काइंड ऑफ स्टोरेज सोल्यूशन जहां पे मैंने किसी भी किस्म का डेटा रख सकता है। इवन आई कैन कीप द स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑल्सो, even though it is not been primarily designed for structured data, but I can. देखो, what is the purpose of the blob storage? Blob storage, they are been designed for serving the images or document directly to the browser. अगर मेरे को वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट डायरेक्टली थ्रू ब्राउजर एक्सेस करना हो तो आई कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द ब्लॉब स्टोरेज। अगर मेरे को फाइल स्टोर करना है फॉर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस, ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं। देन ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन ऑडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, वीडियो स्ट्रीम करने के लिए हमको स्पेस चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन ऑडियो को स्ट्रीमिंग करने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए ऑनलाइन। कहाँ करें? यहाँ पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल डू इट हियर। देन लॉग डेटा रखना है, आई वांट टू स्टोर द लॉग डेटा। कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, लॉग डेटा को यहाँ पे रखना है। देन आई वांट टू स्टोर डेटा फॉर बैकअप, I want to store data for disaster recovery, I want to keep the data for archiving purpose. For that I can use the blob storage. Even application जो कि for further analysis डेटा को रखना चाहते हैं, ठीक है, और वो एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन भी हो सकता है या कोई क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। तो बात है कि कहीं पे भी मेरे को डेटा को लेके काम करना है, एंड इफ द डेटा इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डजंट फॉलो एनी काइंड ऑफ स्कीमा, फॉर दैट आई कैन यूज द ब्लॉब स्टोरेज, राइट, आई कैन यूज द ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, देखो, अगर मेरे को ब्लॉब स्टोरेज को बनाना है तो दीज आर द 3 कंपोनेंट जिसके ऊपर बेस करके ये ब्लॉब स्टोरेज बनते हैं। तो सबसे पहले मेरे को एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए, ठीक है, सबसे पहले मेरे को एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए जो कि ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। देन आई नीड टू हैव ए कंटेनर। अब ये कंटेनर क्या है? कंटेनर इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू योर फोल्डर। जैसे हम लोग अपना हार्ड डिस्क में फाइलों को सजा के लेने के लिए डायरेक्टरियों को इस्तेमाल करते हैं, फाइलों को डायरेक्टरियों के भीतर रखा जाता है, उसी तरह हम यहां पे बनाते हैं कंटेनर। एंड ईच कंटेनर दे प्रोवाइड मी द फंक्शनलिटी ऑफ अ फोल्डर या डायरेक्टरी वेयर आई कैन कीप द ब्लॉब। ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बोले तो द फाइल्स, ठीक है, बोले तो द फाइल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लॉब सर्विस, ठीक है, ब्लॉब सर्विस का ये है स्ट्रक्चर। तो ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट है, तो चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद द एज़्योर ब्लॉब सर्विस। लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद द एज़्योर ब्लॉब सर्विस।
स्टोरेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, अपना स्टोरेज अकाउंट को क्लिक करो, ठीक है, अपना स्टोरेज अकाउंट को क्लिक करो, और स्टोरेज अकाउंट को क्लिक करने के बाद बिफोर यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, अभी देखो सिर्फ अकाउंट ही बने हैं और कुछ बने नहीं हैं, सिर्फ अकाउंट ही बने हैं और कुछ नहीं बने हैं। तो काम करने से पहले चलो एक चीज दिखाते हैं। डेटा मैनेजमेंट में जाओगे तो देखो मैंने क्या चूज किए थे, मैंने चूज किए थे लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। तो बाद में अगर मैं डिसीजन चेंज करूं और डिसीजन चेंज करके मैं चाहता हूं कि आई वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ जियो रिडंडेंट स्टोरेज, या आई वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, सिलेक्ट करके उसको सेव करूं, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके सेव करो। हालांकि हम करेंगे नहीं, वो बात अलग है, ठीक है, बट आई हैव द प्रोविजन टू चेंज, आई हैव द प्रोविजन टू चेंज। Please hold. Your call will be answered shortly. किसी का अभिषेक, then data protection, देखो बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट डिलीट फॉर द ब्लॉब, and soft delete for the container, they are already been activated. Then you also have additional feature enable permanent delete of the soft deleted item, ठीक है। बाद में देखो अगर हम लोग वर्जनिंग फीचर को एनेबल करना चाहते हैं फॉर ब्लॉब, वो भी हम लोग यहां से कर सकते हैं, यानी कि कॉन्फ़िगर करते वक्त जो जो पैरामीटर था रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, जो कि बाद में भी चेंज किया जा सकते हैं, तो वो हम यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, सेटिंग सेक्शन में यू विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सेटिंग सेक्शन में यू हैव द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे देखो कुछ टीआर को चेंज करना, हॉट से कूल करना, कूल से हॉट करना, या लार्ज फाइल सपोर्ट को एनेबल करना। मगर एक चीज बोले, अभी तो मैं लार्ज फाइल सपोर्ट को एक्टिवेट किया नहीं, अगर मैं लार्ज फाइल सपोर्ट को एक्टिवेट करूं, इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बाद में हम इसे चेंज नहीं कर सकते, सब ठीक है। मगर एक चीज देखे हो, I cannot change the performance tier, fine, this setting cannot be changed after the storage account is been created, क्योंकि इसका डिस्क टाइप ही अलग हो जाते हैं। अच्छा चलो आ जाओ डेटा स्टोरेज में, और डेटा स्टोरेज में आके क्लिक करो कंटेनर्स, कंटेनर यानी कि डायरेक्टरी। वैसे बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर यहां पे रहते हैं, दैट इज फॉर स्टोरिंग द लॉग्स। हम यहां पे प्लस में क्लिक करेंगे एंड देन गिव अ नेम फॉर माय कंटेनर, से इट इज पब्लिक,
Now please remember, this is a cloud-based storage. Correct? This is a cloud-based storage. So once you have created the storage, obviously you need to provide the access. अब ये access कैसे होगा? You know, there are two different ways the access can be provided. एक anonymous access और एक only authenticated users they will get access. तो देखो यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है, ये जो पब्लिक बोल के जो कंटेनर हम बना रहे हैं, क्या इसे एनोनिमसली एक्सेस देंगे हम या इसको प्राइवेट एक्सेस, यानी कि ओनली द ऑथेंटिकेटेड यूजर्स दे विल गेट द एक्सेस, नॉट एवरीवन. तो हम फिलहाल बोलते हैं एक काम करो, इसको एनोनिमस एक्सेस दो. तो एनोनिमस एक्सेस दू तो कौन सा लेवल में? कंटेनर लेवल पे. तो अगर मैं कंटेनर लेवल पे देता हूं तो कंटेनर और कंटेनर के साथ साथ जो ब्लॉब्स है उसके ऊपर भी उसका एक्सेस मिल जाएगा. मतलब उस कंटेनर में जितने ब्लॉब रहेगा उन सारे ब्लॉबों के ऊपर उसका एक्सेस होगा. और अगर हम बोले ब्लॉब तो दे विल ओनली गेट एक्सेस टू द इंडिविजुअल ब्लॉब्स. फाइन, दे विल गेट एक्सेस टू द इंडिविजुअल ब्लॉब्स. तो चलो मैं कंटेनर लेवल पे डालता हूं. ठीक है, बोलो क्रिएट. उसी तरह और एक बनाते हैं, उसका नाम भी देते हैं प्राइवेट. ठीक है, आई विल कीप इट प्राइवेट और उसको क्रिएट में क्लिक करो. देखो प्राइवेट को मैंने प्राइवेट एक्सेस दिया. अब एक्सेस कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ बिग टॉपिक. मॉड्यूल मेरे ख्याल से 6, मैनेजिंग एक्सेस. ठीक है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट. वैसे तो ब्लॉब इज ए टॉपिक ऑफ यूनिट 7. ये 5, 6, 7 ये जो 3 स्टोरेज का है ना, हम लोग जब पढ़ाते हैं इट इज नॉट पॉसिबल कि 5 में स्टिक रहूं, 6 में स्टिक रहूं, 7 में स्टिक रहूं. थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है. जैसे अभी 5 और 7 का ऑलरेडी मिक्सचर हो चुका है, क्योंकि ये जो ब्लॉब है दैट इज मेनली द पार्ट ऑफ द 7. तो देखो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही रख दिए. नाउ इफ आई वांट टू अपलोड कंटेंट, देखो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आई हैव द राइट टू यूज द पोर्टल को इस्तेमाल करके मैं कंटेंट को तो अपलोड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और करूंगा भी. कैसे? क्योंकि पब्लिक के ऊपर ही मेरा एक्सेस रहेगा, प्राइवेट को तो मैं ओवर द इंटरनेट बिना ऑथेंटिकेशन एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, है ना. तो एक काम करते हैं, कोई एक फाइल अपलोड करते हैं. एक काम करो, डेस्कटॉप में ना छोटा सा नाम का एक फाइल बनाओ. छोटा नाम, बड़ा नाम मत दो, बाद में तुमको ही पछतावा आएगा क्यों इतना बड़ा नाम दिए. फाइल 1, दिस इज फाइल 1. हो गए. अब इस फाइल को चलो अपलोड कर देते हैं. है हमारे पास ऑप्शन. Now why I work with blob storage? One thing that I should always remember, the blob में basically there are 3 types of service available. Blob storage में there are 3 different type of service available. ठीक है, blob में there are
3 different type of service available. कैसे? ब्लॉक ब्लॉब, append blob और पेज ब्लॉब. ठीक है, ब्लॉक ब्लॉब, append blob और पेज ब्लॉब. ब्लॉक ब्लॉब दे स्टोर टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा. इसका नाम ब्लॉक ब्लॉब क्यों है? बिकॉज दे आर मेड ऑफ ब्लॉक्स. They are made of blocks. Now, by default, the size of each block is 4 MB. But I can manipulate the size. Fine, I can manipulate the size, but the size manipulation is not available through all utilities. अगर मैं पोर्टल के जरिए अपलोड करता हूं तो उसमें मेरे को ये प्रोविजन मिलेगा. बिना पोर्टल अपलोड करने के लिए अलग अलग ऑप्शन भी हमें मिलते हैं. वहां पे आई डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द साइज ऑफ द ब्लॉक. सो ब्लॉक ब्लॉब कैन स्टोर डेटा अप टू 190 टेराबाइट. उसका मतलब one file that can go up to 119 टेराबाइट, क्योंकि एक ब्लॉब एक फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर ऑल मॉडिफिकेबल. हाँ, यू कैन मॉडिफाई देम. दे आर ऑल मॉडिफिकेबल एंड दे रिप्लेस द ओल्ड डेटा. दे सिंपली रिप्लेस द ओल्ड डेटा. append blob भी ब्लॉक ब्लॉब जैसा ही है, but they are optimized for the append operation. मतलब तुम जब डेटा को मॉडिफाई करोगे वो पुराना डेटा को नया के साथ रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि नया डेटा अपेंडिंग मोड में उसमें जोड़ देगा. And this kind of blobs are suitable for storing the log data from the virtual machine. वर्चुअल मशीनों से जो लॉग डेटा जनरेट होते हैं उसके लिए ये मोस्ट सुटेबल है. देन यू हैव द पेज ब्लॉब. मैंने बोले ही थे, जब हमको अनमैनेज VHD यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाना हो तो आई कैन गो फॉर द पेज ब्लॉब. A page blob can provide me random access file up to 8 terabyte. यानी कि I can create a unmanaged hard disk up to 8 terabyte using the page blob. ठीक है? So here when I am creating the ब्लॉब, जब मैं यहां पे ब्लॉब अपलोड करूंगा, देखो अपलोड करो, किसको अपलोड करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्राउज करके अपना डेस्कटॉप से दिखा दो. तो फाइल 1 बोल के जो फाइल हमने बनाए हैं मैंने उसको अपलोड किया, खत्म नहीं हुए. एडवांस पे जाने पर तुमको दिखाते हैं व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द ब्लॉब. विल इट बी अ ब्लॉक ब्लॉब or will it be a page blob or will it be a append blob. खैर मैं तो इसको block blob ही रखूंगा. Now you have the provision कि what should be the size of the blob. block का size क्या होगा? You have a range from 64 kilobyte to 100 MB. एक एक इंडिविजुअल ब्लॉब का साइज कितना बड़ा होगा? You have the provision for that one. ठीक है? You have the provision for that one.
डिफॉल्ट साइज है 4 MB, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, वेस्टेज रुकने के लिए, क्योंकि मेरा फाइल तो हार्डली 1 MB का, 1 किलोबाइट का है, ठीक है। नाउ ईच ब्लॉब दे ऑल्सो प्रोवाइड देयर ओन एक्सेस टियर। वैसे तो अकाउंट का खुद का एक एक्सेस टियर होते हैं, अकाउंट का खुद का एक एक्सेस टियर होते हैं, मगर इंडिविजुअल ब्लॉबों का भी एक एक एक्सेस टियर होते हैं। देखो, हॉट इन्फर्ड मतलब ये इनहेरिट किए हैं, इन्फर्ड के मतलब ये इनहेरिट किए हैं। देन यू हैव हॉट, यू नो व्हाट इज हॉट। देन यू हैव कूल, यू नो व्हाट इज कूल। बट यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड आर्काइव। अब ये आर्काइव क्या है? आर्काइव का जो डिक्शनरी मीनिंग है ये वही है, फाइल अपलोड हुआ and the file will not be accessed for next 6 months, ठीक है, the file will not be accessed for next 6 months। इसमें डेटा स्टोर कॉस्ट सबसे कम है, 10 पैसा पर GB पर मंथ, but the costing of accessing data is enormously high। और सबसे बड़ा बात है, you will not get an instantaneous access to the data। तुम रिक्वेस्ट करोगे, शायद 2 घंटा बाद डेटा का एक्सेस मिलेगा। हॉट और कूल में द डेटा विल गेट एक्सेस इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, ऑटोमेटिक आई मीन इंस्टेंटेनियस एक्सेस मिलेंगे, मगर आर्काइव में इंस्टेंटेनियस एक्सेस होगा नहीं, 2 घंटे के ऊपर भी लग सकते हैं। खैर, मैं इसको तो जो डिफॉल्ट है वही रख रहा हूं, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट वी कैन इवन सेट आवर ओन एक्सेस टियर फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक। हर एक ब्लॉक के लिए भी हम लोग अपना एक्सेस टियर को चुन सकते हैं। एडवांस में गए, इसको चेंज करके 4 MB से 64 किलोबाइट कर दी, और कुछ नहीं। अब इसको अपलोड करो, हो चुके हैं ये अपलोड। क्योंकि ये एक पब्लिक कंटेनर है, तो इट कैन बी एक्सेस बाय एनीवेयर, एनीवन थ्रू द ब्राउजर। इट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन फ्रॉम द ब्राउजर। इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करने पर यू विल फाइंड द URL। कॉपी करो, कॉपी करके उसको पेस्ट करो और एंटर डालो। देखो, यू विल बी गिवन एक्सेस टू द फाइल थ्रू द ब्राउजर। अब अगर पिक्चर अपलोड किए हो, ठीक है, तो पिक्चर को भी तुम देख सकते हो। It can be file, it can be video, it can be picture, anything. You can upload anything. Now, if I make a change in my file content, if I make a change in my file content, ठीक है, ये मैंने फाइल को खोला और and then I replace the content with this, सेव करो। उसके बाद फिर से इस फाइल को अपलोड करो, इस फाइल को फिर से अपलोड करो अपना कंटेनर पे। अपलोड, ब्राउज, फाइल 1, ओपन। देखो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ओवरराइट करने को देते नहीं है, देखा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ओवरराइट करने को देते नहीं है, बट यू कैन फोर्स टू ओवरराइट। बाकी पैरामीटर को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और फिर मैं यहां पे उसको अपलोड कर दिए।
अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद फाइल का URL फिर से ओपन करो, देखो रिप्लेस हो गए, देखो। बट नाउ आई डू नॉट हैव द प्रोविजन टू गेट बैक द ओल्ड डेटा, क्योंकि मैंने बोल दिए थे तुम रिप्लेस कर दो, बोले थे ना तुम रिप्लेस करो, तो इसने रिप्लेस कर दी। मैंने बोला रिप्लेस करने के लिए और ये सचमुच ही रिप्लेस कर दी। Here come the concept of activating the version management, क्योंकि इसमें जाओ और इसमें जाके वर्शन में देखो, इट इज हैविंग नो डिफरेंट वर्शन अवेलेबल, ठीक है, इसके पास कोई वर्शन है ही नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर आई कैन गेट बैक द ओल्ड डेटा। है नहीं हमारे पास ये प्रोविजन हमारे पास है ही नहीं। तो चलो पहले एक्टिवेट करें। अपना स्टोरेज अकाउंट में गए, स्क्रॉल डाउन करो, फिर से डेटा प्रोटेक्शन में वापस जाओ और थोड़ा सा नीचे आने पर देखो ट्रैकिंग में इट इज अलाउइंग मी फॉर एनेबल द वर्शनिंग फॉर द ब्लॉब्स, उसे एक्टिवेट करो। डेटा मैनेजमेंट, डेटा प्रोटेक्शन, फिर ट्रैकिंग, एनेबल वर्शनिंग फॉर द ब्लॉब, उसको सेव करो। चलो ये फीचर एक्टिवेट हो गए, ये फीचर एक्टिवेट हो गए। अब फिर से इस फाइल को एडिट करेंगे। इस बार इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इसे भी इसके साथ जोड़ देते हैं। सेव भी कर दिए, ठीक है। अपना अकाउंट पे जाओ, कंटेनर, उस कंटेनर को चुनो, कहां पे फाइल को अपलोड करना हो, वही वाला फाइल फिर से हम अपलोड करते हैं। इसमें भी हमसे पूछा जाएगा क्या मैं इसको ओवरराइट करूं, अपलोड, ब्राउज, फाइल 1, ओपन, ओवरराइट, एडवांस में जाके ब्लॉक का साइज चेंज करो, फिर अपलोड करो। हो गया ना अपलोड। अब इसमें ब्राउज करो, देखो क्योंकि मैंने रिप्लेस किए थे तो मेरे को तो मॉडिफाइड वर्जन ही मिलेगा, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिए थे तो मेरे को तो मॉडिफाइड वर्जन ही मिलेगा, जो मेरे को दिख रहा है यहां पे 2 लाइन है। बट आई वांट टू गेट बैक माय ओल्ड डेटा, जिसमें 2 लाइन था नहीं, एक ही लाइन था। यहां पे आओ और अपना ब्लॉब में जाओ, थोड़ा रिफ्रेश कर लेना, हाँ कभी कभी दिखता नहीं है। ब्लॉब में जाओ, अब वर्जन्स में जाओ। अब देखा यू आर हैव अ डिफरेंट वर्जन नाउ। कैन यू सी नाउ यू आर हैविंग अ डिफरेंट वर्जन। इसे सिलेक्ट करो और इसे सिलेक्ट करने के बाद बोलो प्लीज मेक दिस वर्जन द करेंट वर्जन, जो कि जो नया वर्जन है यानी कि 2 लाइन वाला उसको हटा के
पुराना एक लाइन वाला वर्जन को वापस लाएंगे। क्लिक करो। Every time you will make a change, every time you will make a change, उसका एक स्नैपशॉट यहां पे उठा के रखेगा। ठीक है, आप फिर से यहां पे आओ और रिफ्रेश करो, चले गए। So you have the provision कि every time when the document is going to get updated, you can save the state, and at any point of time you can get back that old state into the system. Okay, is it clear, guys? Yes, sir. ये तो शुरू था, ठीक है। We will continue with the same concept in the next class also. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके कंटिन्यू करेंगे। संतु ज्वाइन किए थे मगर दिख तो नहीं रहे हैं, कहाँ गए? भास्कर, अच्छा एक मिनट, हाँ लास्ट मोमेंट में मैं पहले रिकॉर्डिंग को बंद करूं क्योंकि अब रिकॉर्डिंग স্যার है नहीं। বলছি, হ্যালো স্যার, बोलो। বলছি দুটো যে কন্টেনার বানালাম না, একটা পাবলিক আর একটা প্রাইভেট, প্রাইভেটটা তো কিছু করব না, ওর করবো না, এখন সবই উড়িয়ে দেবো। প্রাইভেটের অ্যাক্সেস কিভাবে নেব সেটা আমরা পর দিন দেখব। আচ্ছা I will show you ঠিক আছে। what are the way the access right can be controlled. আচ্ছা, আর একটা স্যার বলছি, ওই যে অপশনগুলো ছিল না 7 দিন করে, ওটা কি ওই ডেটাগুলো 7 দিন পরে অটোমেটিক ডিলিট হয়ে যাবে? না, 7 দিন পরে অটোমেটিক ডিলিট হবে না। কি হবে, if you are deleting this, कर दिया ना डिलीट, say this is the delete that you have done by mistake and you want to get back the data, तो देखो show deleted blob दिख रहा है ना। अच्छा अच्छा, अगर वो चेक नहीं होता तो तुमको ये नहीं दिखता। इसमें क्लिक करो, ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, क्लिक करके বুঝেছি বুঝেছি। बोलो इसको रिट्रीव करो, अनडिलीट, आ गया ना। হুম হুম, তাহলে 7 দিনটা যদি 14 দিন করে দিই, তাহলে 14 দিন পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম আমরা রিট্রিভ করার চান্স পাবো সেটা তোমার যদি অ্যাক্সিডেন্টালি। হ্যাঁ 7 দিন রাখবে না, 20 দিন রাখবে না, ওকে ওকে 2 দিন রাখবে, সেটা তোমার উপরে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। चलो guys, this is all about, but don't leave, I need to take the attendance, don't leave, I need to take the attendance। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग को बंद करूं,